तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिनवेई के बेटे जुआन ने शिमू के घर पर अटैक करके उसके सभी सर्वेंट्स को मार दिया। साथ ही उनके कत्ल का सारा इल्जाम शिमू पर लगा देता है, जिसके चलते शिमू ने फाइनली जुआन की गर्दन काटते हुए उसे मुक्ति दे दी। मगर जिन फैमिली के एंसेस्टर को ये लगा कि शिमू ने जानबूझकर एक खून खराबा किया, तो शिमू को ऑन द स्पॉट एग्जीक्यूट करने का फरमान जारी कर चुका था। वहीं दूसरी तरफ शिमू जोंगशू को लेकर सिटी छोड़कर निकल पड़ा। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि शिमू फिंगचेंग काउंटी से बाहर आ गया। अब वो एक दूसरे टाउन में पहुंच चुका था। वेल यहाँ पर शिमू ने अपनी रफ्तार को बरकरार रखा हुआ था, मगर जोंगशू को उसकी फिक्र होने लगी। वो शिमू से कहती है कि आप कहीं भी रास्ते में मुझे उतार दीजिए और मैं आपके पीछे आने वाले लोगों को डिस्ट्रैक्ट करूंगी। मैं एक औरत हूँ तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग मुझे ज्यादा तंग करेंगे। हालांकि शिमू को उसकी ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो कह रहा था कि जब मैंने जुआन को मारा तब तुम वहीं पर मौजूद थी, इसलिए जिनवेई तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। जब तक तुम इस कॉन्टिनेंट में हो तब तक तुम्हारे सिर पर एक खतरा मंडराता रहेगा, इसलिए हमें जल्दी से इस कॉन्टिनेंट से बाहर जाना होगा। तो जोंगशू से बताने लगी कि इस कॉन्टिनेंट से बाहर जाना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। जैसा कि आपको पता ही होगा, हर एक नोबल फैमिली के पास स्पिरिट हॉर्सेस हैं। ये स्पिरिट हॉर्सेस चाहे कितना ही लंबा सफर तय क्यों न करे, इन्हें बिल्कुल थकान नहीं होती, इसीलिए सिर्फ आधे दिन के अंदर ही वो लोग हमें पकड़ लेंगे। लेकिन अगर मैंने उन्हें डिस्ट्रैक्ट किया तो हो सकता है कि आप यहाँ से बाहर चले जाओ। हमारा स्प्लिट होना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। वेल यहाँ पर जोंगशू को पता था कि अगर वो दुश्मनों के हाथ लग गई तो मारी जाएगी, मगर फिर भी वो शिमू के लिए इतना कुछ करने के लिए तैयार थी। हालांकि शिमू उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर यूनशिया माउंटेन रेंज है। मैंने सुना था कि वो पहाड़ी इलाका काफी ज्यादा खतरनाक है। वेल वहाँ का रास्ता इतना ज्यादा क्रूशल होगा कि इनके स्पिरिट हॉर्सेस की स्पीड भी कम हो जाएगी, तो हमें बस उस यूनशिया माउंटेन के रेंज में पहुंचना होगा। शिमू की ये बात जोंगशू को भी सही लगी। वो कह रही थी कि एक बार हम माउंटेन में पहुंच जाए, वहाँ पर हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होंगे। साथ ही शिमू अपनी कैरेज को तेजी के साथ भगाते हुए कहने लगा कि हम उनके मुकाबले काफी देर पहले ही आगे निकल चुके, इसलिए हम जल्दी से माउंटेन में पहुंच जाएंगे। मगर तभी आसमान में हम एक स्पिरिचुअल परिंदे को देख पाते जो कि शिमू पर नजर रखे हुए था, और शिमू को तो इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं। और अब हमें फिंगचेंग काउंटी की वो फैमिली का नजारा दिखाया गया। वेल सभी लोग अपने घोड़े लेकर तैयार थे। साथ ही साथ हम वुटोंग के पास एक स्पिरिट हॉर्स भी देख पाते हैं। उतने में ही वुटोंग को जिन फैमिली की खबर मिल गई, तो तुरंत ही अपने बेटे हुआ को बताने लगा कि जिनवेई शिमू की तलाश में ऑलरेडी निकल चुका है। मेरे बेटे, तुमने इस मैटर को काफी अच्छे से हैंडल किया। तुमने उस जुआन को काफी अच्छे से मैनिपुलेट किया था ताकि वो शिमू के घर जाकर उस पर हमला कर दे। और अब देखो, हमारी उसी प्लानिंग की वजह से शिमू जिन फैमिली का दुश्मन बन चुका। इनफैक्ट जिन फैमिली उसे जान से मारने के लिए बेताब है, मगर उस शिमू को खत्म करने का काम जिन फैमिली नहीं बल्कि हम करेंगे। शिमू को मारने के बाद जोंग फैमिली का सीक्रेट मैनुअल भी हमें मिल जाएगा, और इस काम को करते वक्त कोई भी हमारे रास्ते में नहीं आने वाला। तो हुआ तुरंत ही अपने बाप को रिस्पेक्ट पेश करते हुए कहने लगा कि ये सब तो आपकी ब्रिलियंट प्लान की वजह से ही हो पाया। और सच बताओ तो जुआन एक नंबर का लूजर था। उसने शिमू के साथ फाइट करने से पहले ही अपने फादर का एक गोल्डन आर्मर पहन लिया था। इतना ही नहीं, उसने तो अपने फादर के सबसे पावरफुल फायर टालिस्मान भी चुरा लिए, मगर फिर भी वो उस ढीठ शिमू का बाल भी बांका नहीं कर पाया। जिस पर वुटोंग कहने लगा कि हाँ, मुझे भी उम्मीद थी कि वो जुआन शिमू को खत्म कर देगा, मगर कोई बात नहीं, वैसे भी हमारा वो प्लान फेल होकर हमारा ही फायदा हो गया। अभी के हालातों को देखा जाए तो शिमू अपनी जान बचाकर भाग रहा है, और ऐसे में उसे खत्म करके जोंग फैमिली का सीक्रेट मैनुअल हासिल करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। वैसे जिस बंदे को शिमू ने मारा था, उस बंदे ने ऑलरेडी शिमू की बॉडी पर 1000 माइल फ्रेग्रेंस सेटअप कर दिया है। और इतना कहते साथ ही वुटोंग ने एक इंसेक्ट को बाहर निकाल लिया। वो कह रहा था कि चाहे अब शिमू पाताल में ही जाकर क्यों ना छुप जाए, ये इंसेक्ट उसे वहाँ से भी ढूंढ निकालेगा। तो चलो फिर शिमू का शिकार करने के लिए तैयार हो जाओ, और इस बार हम किसी दूसरे रास्ते का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम जिन फैमिली के आगे निकल जाएं। आज हमारे दो ही टारगेट है, एक तो शिमू की मौत और दूसरा जोंग फैमिली के सीक्रेट मैनुअल को हासिल करना। बस एक बार वो मैनुअल हमारे हाथ लग जाए, फिर तो हमारी वो फैमिली को पावरफुल बनने से कोई और रोक नहीं सकता। जिस पर हुआ कहने लगा, फादर, हम उस जोंगशू को बिल्कुल भी नहीं बख्शेंगे। उसकी वजह से हमारी वो फैमिली काफी ज्यादा जलील हुई थी, तो मैं उस कमीने से हमारे हुए हर एक अपमान का बदला लूंगा। तो इस तरह से जिन फैमिली जैसी वो फैमिली भी अब शिमू के पीछे पड़ी है। तो अब शिमू इन दोनों पार्टी से कैसे डील करेगा, ये वाकई देखने लायक होने वाला है। वही दूसरी तरफ शिमू दिन भर ट्रैवल करने के बाद पहाड़ी इलाके में पहुंच गया था। जोंगशू से बता रही थी कि दिन अब ढलने को आया, और मुझे नहीं लगता कि हमारा हॉर्स इससे ज्यादा और भाग पाएगा।
मेरे ख्याल से इसकी भी लिमिट पूरी हो गई। अगर हमने इसे अभी नहीं रोका तो ये बेचारा मारा जाएगा। वेल शिमू भी उसकी बात से पूरी तरह से अग्री था, इसलिए उसने तुरंत ही अपनी कैरेज को रोक लिया। कैरेज को रोकते साथ ही शिमू का हर्ष सीधा घुटनों पर आ गया। वहीं पर शिमू जोंगशू से कहने लगा कि अब थोड़ी देर में रात हो जाएगी, मुझे नहीं लगता कि वो लोग इतनी स्पीड से हमारा पीछा कर सकते हैं। मगर उतने में ही शिमू को आसमान में जिन फैमिली का ब्लू हेडेड हॉक नजर आता है। वो तो उस परिंदे को देखते साथ ही थोड़ा सा पैनिक हो गया। साथ ही वो जोंगशू से कहने लगा कि अब हम यहाँ पर नहीं रुक सकते, हमें जल्दी से आगे बढ़ना ही होगा। अगर ये परिंदा यहाँ पर है तो जिन फैमिली भी आस पास ही होनी चाहिए। जोंगशू ने तो इस ब्लू हॉक का नाम ही पहली बार सुना था। तो शिमू से बताता है कि ये जिन फैमिली का एक स्काउटिंग बर्ड है, इसकी तेज नजरों से कोई भी बच नहीं सकता। बस थोड़ी देर में जिन फैमिली भी यहाँ पर पहुँच जाएगी। और मैं अच्छे से जानता हूँ कि जिन फैमिली अपने साथ ब्लड हाउंड्स को लेके आई होंगी और डिमोनिक बीस्ट हमारे सेंट को एक ही सेकंड में ट्रेस कर सकते हैं। वेल ये सारी बातें सुनकर जोंगशू भी काफी ज्यादा परेशान हो गई। वो शिमू से कह रही थी कि हमारे पास कोई ना कोई ऑप्शन तो होना ही चाहिए। साथ ही शिमू भी यहाँ पर सोचने लगा कि जैसे ही हमने फिंगचंग काउंटी को छोड़ा वो लोग भी हमारे पीछे आ गए, यानी कि सेम हमारे जैसे उनके भी हॉर्सेस पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके होंगे। और उतने में वो जोंगशू को बताने लगा कि मेरे पास एक आइडिया है, मगर उस प्लान को काम करवाने के लिए हमारे सेंट को हाइड करना होगा। अगर उन लोगों को हमारी बॉडी की स्मेल आ गई तो वो लोग हमें ढूंढ लेंगे। मुझे तो बस ये समझ नहीं आ रहा कि हम हमारी बॉडी की सेंट को हाइड कैसे करेंगे। जो सुनते साथ ही जोंगशू ने एक कंटेनर बाहर निकाल लिया। वो शिमू को बताती है कि जब मैं मेरे फादर के साथ इन जंगलों में आई थी उस वक्त हमने ये पाउडर हमारे साथ लाया। इस पाउडर में ऐसी एबिलिटी है जो हमारी बॉडी की सेंट को पूरी तरह से कंसील कर देगी, यानी कि जिन फैमिली के हाउंड भी हमें ढूंढ नहीं सकते। तो इन दोनों ने भी उस पाउडर को स्प्रेड करते हुए अपनी बॉडी सेंट को छुपा लिया। जिसके बाद शिमू अपने घोड़े से कहने लगा कि तुम यहाँ से जितना दूर हो सके उतना दूर चले जाओ, बस तुम ही जिन फैमिली को गुमराह कर सकते हो। और इतना बताते साथ ही शिमू ने अपनी खाली कैरेज को ही आगे भेज दिया। वहीं पर जिन फैमिली का परिंदा भी उसी कैरेज को फॉलो करने लगा। और अब शिमू जोंगशू को लेकर दूसरे रास्ते से आगे बढ़ता है। ये दोनों काफी तेजी के साथ भाग रहे थे, मगर शिमू ने देखा कि जोंगशू तो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गई। उससे कहने लगा कि तुम एक मार्शल आर्टिस्ट नहीं हो, इसी वजह से मेरे साथ स्पीड को बनाए रखना तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल होगा। साथ ही आज सवेरे ही तुम पर पॉइजन से अटैक हुआ था, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम खुद की लिमिट को पुश करो। और इतना कहते साथ ही शिमू उसके सामने बैठ जाता है। उससे कह रहा था कि मेरी पीठ पर सवार हो जाओ, हमें कुछ भी करके इस इलाके से जल्दी से निकलना होगा। तो जोंगशू भी उसकी बात मान जाती है और अब शिमू उसे पीठ पर कैरी करते हुए वहाँ से भागने लगा। वेल यहाँ पर शिमू की स्पीड काफी ज्यादा तेज थी और उसने बड़े ही कम वक्त में एक लंबा सफर तय कर लिया। अब हमें थोड़ी देर बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर वो फैमिली के लोग उसी रास्ते के पास पहुँच गए थे जहाँ पर शिमू ने अपनी कैरेज को खुद से स्प्लिट किया था। वेल यहाँ आते साथ ही उनका इंसेक्ट काफी अजीब तरीके से बर्ताव कर रहा था। हुआ कहने लगा कि शायद वो लोग अब हमसे ज्यादा दूर नहीं होंगे, मेरे ख्याल से थोड़ी देर में शिमू हमारे कब्जे में आ जाएगा। मगर उन्होंने नोटिस किया कि उनका इंसेक्ट कभी इस रास्ते पर जा रहा था तो कभी उस रास्ते पर। भले ही हुआ को इसका रीजन समझ नहीं आया, मगर उसका बाप काफी ज्यादा शातिर था। वो कहने लगा कि शिमू ने यहाँ पर एक गेम खेला है, उसने अपनी कैरेज को आगे भगा दिया और वो खुद जंगलों में जा चुका है ताकि वो बंदा खुद के लिए थोड़ा और टाइम बाय कर सके। मगर उसे ये नहीं पता कि हमने उसकी बॉडी पर 1000 माइल फ्रेग्रेंस लगा दिया था जिसे कोई भी पाउडर कंसील नहीं कर सकती। जो सुनकर हुआ कह रहा था कि वो बेवकूफ कभी भी मेरे बाप को उल्लू नहीं बना सकता, आपने तो बड़ी आसानी के साथ उसकी प्लानिंग को समझ लिया। तभी वुटोंग बताने लगा कि बस थोड़ी देर में जिन फैमिली के लोग भी यहाँ पर पहुँच जाएंगे। शिमू की ये छोटी सी ट्रिक उन पर जरूर से काम कर जाएगी, इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि हम लोग 2 टीम्स में स्प्लिट हो जाएं। मैं एक टीम लेकर शिमू की तलाश करूंगा और तुम लोग यहीं पर छुप जाना। तुम्हारा काम है हमारे सभी ट्रेसेस को मिटा देना ताकि जिन फैमिली को ये पता न चले कि हम भी शिमू की तलाश कर रहे हैं। जिस पर हुआ कहने लगा फादर वो शिमू काफी ज्यादा चालाक है, तो क्यों ना आप मुझे अपने साथ ले चले, वरना तो मैं आपके लिए काफी ज्यादा परेशान हो जाऊंगा। जिस पर वुटोंग अपने घोड़े से उतरते हुए कहने लगा कि तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो, मैं जरूर से शिमू को खत्म करके ही वापस आऊंगा। बस थोड़ी देर की बात है, फिर जोंग फैमिली का सीक्रेट मैनुअल हमारे हाथ लग जाएगा। और रही बात उस जोंगशू की, तो उसे तुम्हें महफूजियत के साथ अपने साथ लाऊंगा, फिर तो तुम्हें उसके साथ जो करना है वो करो, मैं बिल्कुल तुम्हें रोकने नहीं वाला। जो सुनते साथ ही हुआ तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और अब यहाँ से ये लोग 2 टीम्स में बट गए। वुटोंग कुछ लोग लेकर जंगल की तरफ रवाना हो गया और वहीं पर हुआ अपने घोड़ों के साथ उसी जंगल में छुप जाता है। साथ ही इन लोगों ने अपने सारे ट्रेसेस भी मिटा दिए ताकि जिन फैमिली को इनका प्रेजेंस बिल्कुल भी महसूस न हो पाए। अब थोड़ी देर
देर बाद जिनवेई भी अपनी फौज लेकर वहाँ पर पहुँच गया। उसने देखा कि उसके ब्लड हाउंड्स यहाँ आते साथ ही थोड़े से कंफ्यूज हो गए। साथ ही उसे पता था कि बस थोड़ी देर में दिन पूरी तरह से ढल जाएगा और उस वक्त उसका स्पिरिचुअल परिंदा भी शिमू को ढूंढ नहीं सकता। और उतने में उसका ब्लड हाउंड शिमू की स्मेल को महसूस करते हुए तुरंत ही वहाँ से आगे निकल पड़ा। वेल हुआ को ये सब देखकर हंसी आ रही थी कि ये लोग इतनी जल्दी शिमू के जाल में फंस गए। वही दूसरी तरफ वुटांग भी अपने इंसेक्ट को फॉलो करते हुए काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था और फिर थोड़ी दूरी पर जाने के बाद वो एक जगह पर रुक जाता है। वो अपने साथियों से कह रहा था कि शिमू यही कहीं पर होना चाहिए। अगर शिमू अकेला होता तो हमारे हाथ बिल्कुल नहीं लगता, मगर उस बेवकूफ लड़की के साथ होने की वजह से शिमू की स्पीड कम हो गई। जिसके बाद वुटांग ने अपने इंसेक्ट को दोबारा से उसके बॉक्स में भर दिया। अब इस इंसेक्ट की उसे कोई जरूरत नहीं थी। वेल यहाँ पर वो अपनी टीम को बताने लगा कि अब हम 2 ग्रुप्स में बढ़ जाएंगे। इस तरह से हम शिमू को चारों ओर से घेर सकते हैं। जिस भी टीम ने शिमू को पहले कैप्चर किया, मैं उस टीम को काफी अच्छा रिवॉर्ड दूंगा। और अब ये लोग 2 टीम में स्प्लिट होकर शिमू की तलाश करने लगे। अब सीन शिफ्ट होकर हम शिमू और जोंगशु को देख पाते, जो कि पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गए थे। वेल शिमू ने ऑलरेडी ची सेन सिंह को अवेकन किया है, जिसके चलते वो हर एक छोटी सी छोटी हरकत को भी महसूस कर सकता था। वो जोंगशु को खामोश रहने के लिए बताकर अपने सेंसेस को एक्टिवेट कर देता है और तभी उसे वहाँ से थोड़ी दूरी पर वुटांग की टीम नजर आई। इसलिए वो काफी अच्छे से मुआयना करने के लिए सीधे पेड़ पर क्लाइंब करता है और फिर यहाँ से उसने अपने परसेप्चुअल विजन का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों टीम्स को देख लिया। वो इतना तो समझ गया था कि अब ये लोग उसके काफी करीब पहुंच चुके हैं, यानी कि अब यहाँ से भागने का कोई फायदा नहीं होने वाला। वेल यहाँ पर शिमू के पास बस एक ही रास्ता था, फाइट करके दुश्मनों को रास्ते से हटा दो। और उतने में शिमू ने देखा कि जोंगशु ने तो वहाँ पर एक ट्रैप सेटअप किया है। वो कह रही थी कि इस फॉर्मेशन को सेटअप करना मैंने अपने फादर से ही सीखा था। एक भूल भुलैया जैसे हमारे दुश्मनों को गुमराह करेगा। वेल इसे स्टोन बैरियर मेज फॉर्मेशन कहा जाता है। जो भी लोग इसमें फंसे वो अपना सही रास्ता ढूंढ नहीं पाएंगे, तो इसी मौके का फायदा उठाकर हम उन्हें 1 बाय 1 खत्म कर सकते हैं। वेल शिमू को भी जोंगशु की ये आइडिया काफी ज्यादा पसंद आई। वो उसे बताने लगा कि मैंने भी तुम्हारी जोंग फैमिली के सीक्रेट मैनुअल से ट्रैप्स को सेटअप करना सीख लिया था। मेरे ख्याल से वही नॉलेज आज हमारे काम आएगा। सो इस तरह से शिमू और जोंगशु ने मिलकर वहाँ पर एक इनविजिबल फॉर्मेशन सेटअप कर दिया। और अब हमें थोड़ी देर बाद की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर वुटांग की एक टीम शिमू के फॉर्मेशन के नजदीक पहुँच गई थी। वेल सभी असासिन काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि शिमू को कैप्चर करने के बाद इन्हें एक बढ़िया सा रिवॉर्ड मिलेगा। और उतने में शिमू जानबूझकर उनके सामने से भाग निकला, तो ये सभी असासिन बिना सोचे समझे उसका पीछा करने लगते हैं और इस तरह से वो शिमू के फॉर्मेशन में ट्रैप हो गए थे। वेल इनमें से एक बंदे का पाँव जैसे एक रस्सी पर पड़ा, उतने में एक एरो सीधे जाकर एक बंदे में पियर्स हो जाता है। उस असासिन की तो बस एक ही सेकंड में मौत हो गई। और उतने में एक और असासिन को शिमू की झलक नजर आई, तो बंदा तुरंत ही उसे फॉलो करने लगता है, मगर उतने में ही पेड़ से एक रोप नीचे आकर उसे भी मार देती है। वेल ये देख उन असासिन्स का लीडर काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वो कह रहा था कि हमें जल्दी से मास्टर वुटांग के पास वापस जाना होगा, मगर वहाँ का हर एक रास्ता उन्हें एक जैसा ही नजर आ रहा था, जिससे तो ये लोग और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गए। वेल ये सब जोंगशु ने बनाए हुए स्टोन बैरियर फॉर्मेशन का कमाल था। भले ही जोंगशु के पास कल्टीवेशन पावर नहीं, लेकिन ये काफी ज्यादा स्मार्ट थी। बेचारे ये सारे असासिन तो भाग भाग के ही परेशान हो गए, मगर उन्हें वहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वेल ये सब देखकर तो कुछ असासिन्स ने सीधे रोना ही शुरू कर दिया। वो कह रहे थे कि हम किसी डेडली फॉर्मेशन में फंस चुके हैं, अब तो हम जिंदा वापस नहीं जा सकते। और उतने में एक और बंदे पर एरो से हमला हो गया। अब उसे मरता हुआ देखकर उनका लीडर कहने लगा कि हमें जल्दी से मास्टर को सिग्नल भेजना पड़ेगा, मगर जो बंदा सिग्नल भेजने वाला था उसके भी सीने में तीर को उतार दिया गया। इसलिए ये लोग तुरंत ही पेड़ के पीछे छुपकर खुद को बचाने लगे। हालांकि हर जगह पर ट्रैप सेटअप होने की वजह से इनके लिए कोई भी जगह सेफ नहीं थी। और उतने में जोंगशु ने एक बंदे की बॉडी पर आग लगा दी, तो इस तरह से यहाँ पर जोंगशु ने 2 शिकार को निपटा दिया था। वेल ये देखकर वो लीडर काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वो अपनी टीम को बताने लगा कि जल्दी से ग्राउंड पर स्टिक हो जाओ। मेरे ख्याल से शिमू ऑलरेडी यहाँ से भाग चुका है, मगर उसने यहाँ पर कई सारे ट्रैप्स को बिछा दिया, तो हमें कुछ भी करके इन ट्रैप से खुद को बचाना होगा। वहीं पर एक असासिन ने 2 शील्ड्स का इस्तेमाल करते हुए खुद
खुद को बचाते हुए इस इलाके को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, मगर उतने में एक पावरफुल एरो उसकी शील्ड को पियर्स करते हुए उसे खत्म कर देता है। वेल इस एरो को देखते साथ ही असासिन का लीडर समझ गया कि ये तो 7 स्टोन एरो एंड बो है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। तो अब उन लोगों ने खुद को बचाने के लिए उस इलाके में आग लगाना शुरू कर दी। इस तरह से वो मास्टर वू को भी पैगाम भेज सकते थे और साथ ही साथ शिमू को भी मजबूर होकर उनके सामने आना पड़ेगा। और होता भी बिल्कुल वैसे ही, शिमू ने सीधे जाकर एक असासिन पर अटैक करना शुरू कर दिए, जिसमें जोंगशु भी उसका पूरा साथ देने लगी। और उतने में ही शिमू पर 3 असासिन्स मिलकर एक साथ ही अटैक कर देते हैं, मगर शिमू ने बड़ी चालाकी के साथ उनके अटैक को काउंटर करते हुए वो पीछे की तरफ पुश हो गया। वो लीडर कहने लगा कि हमें तो लगा था जोंगशु बेवकूफ होगी, लेकिन उसने तो मेरे कई सारे बंदों को निपटा दिया। मगर तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, हमारे होते हुए तुम यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा सकते। और इतना कहते साथ ही उन तीनों ने एक साथ मिलकर शिमू पर हमले करना शुरू कर दिए। वो तीनों मिलकर एक साथ ही शिमू के हर एक हमले को डॉज कर रहे थे। साथ ही यहाँ पर जोंगशु का भी अटैक फेल हो गया और उसी वक्त शिमू उस बंदे पर फाइनल अटैक रिलीज कर देता है, लेकिन उस लीडर के चमचों ने सही समय पर वहाँ आकर शिमू के अटैक को काउंटर कर लिया। इसलिए शिमू भी अपनी सोर्ची पावर को एक्टिवेट करते हुए 6 स्लैशेस को रिलीज कर देता है, मगर तब तक उन असासिन्स ने वहाँ पर 3 टैलेंट फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया, जिसके चलते शिमू के 6 स्लैशेस उस शील्ड को पियर्स नहीं कर पाते। और बंदा शिमू को बता रहा था कि चाहे तो कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, हमें तो मारने से रहा, बस तेरी ही पावर डिक्रीज हो जाएगी। तो शिमू ने अपने 8 स्लैशेस को एक ही ब्रीदिंग में रिलीज कर दिया, मगर उसका ये हमला भी उस शील्ड को पियर्स नहीं कर पाता। और उतने में उन असासिन्स ने देखा कि शिमू तो वहाँ से गायब है, क्योंकि शिमू तो आसमान में फ्लाई कर रहा था। वो कहता है कि तुम्हारा फॉर्मेशन ऊपर की तरफ से कमजोर है, तो क्यों ना मैं इसी का फायदा उठाऊं। और फिर शिमू ने ऐसा जबरदस्त स्लैश अटैक रिलीज किया कि उनकी शील्ड की धज्जियां उड़ गई। भले हमला उस लीडर के सभी चमचों को मारने में कामयाब हो गया। वो बंदा बस अब अकेला ही बच गया था, इसलिए वो फटाफट से वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, मगर शिमू ने सीधे उसके पाँव पर अपने एरो को रिलीज कर दिया। इसलिए अब तो ये लीडर चाहकर भी यहाँ से भाग नहीं सकता। और उतने में शिमू ने उसके गले पर अपनी तलवार लगा दी। उससे पूछ रहा था कि बताओ वुटांग के साथ और कौन आया है, तो उस लीडर ने तुरंत ही उसे हुआ का नाम बता दिया। शिमू उससे कहता है कि हमने हमारे ट्रैक्स और सेंट को कंसील किया था, तो बताओ तुम्हें हम लोगों का लोकेशन कैसे पता चला। जिस पर वो बंदा जवाब देते हुए बताने लगा कि मास्टर वुटांग के पास एक स्पेशल इंसेक्ट था और उसी ने तुम्हारी स्मेल को फॉलो करते हुए हमें तुम तक पहुंचाया। उतने में ही शिमू ने देखा कि वहाँ पर तो कई सारी तीरों की बारिश हो गई, इसलिए शिमू उन एरोस को काउंटर करते हुए फटाफट से साइड में हट गया। हालांकि वो लीडर इन्हीं तीरों के नीचे आकर मारा जाता है। शिमू ने देखा कि यह अटैक तो वुटांग ने किया था, वो बस थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँच जाएगा, इसलिए जोंगशु और शिमू फटाफट से छुप जाते हैं। जब वुटांग यहाँ पर आया उसने देखा कि उसके तो सभी बंदे शिमू के हाथों मारे गए, तो उसने गुस्से में आकर अपने बंदों को हुक्म दिया कि जल्दी से उस कमबख्त शिमू की तलाश करो, वो यही कहीं पर होना चाहिए। जिसके चलते वो सारे असासिन जंगल में फैल गए, मगर शिमू तो ऑलरेडी घात लगाकर बैठा हुआ था। उसने तो बड़े कुल अंदाज में अपने एक ही एरो के साथ 2 शिकारों को निपटाना शुरू कर दिया। वेल इन असासिन्स को पता भी नहीं था कि उन पर अटैक कहाँ से हो रहा, जिसके चलते वो लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए। वेल यहाँ पर शिमू तो वुटांग की तलाश कर रहा था। एक बार वो बंदा मारा जाए तो शिमू के दिल को थोड़ा सा सुकून मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ जिन फैमिली की टीम ने शिमू की कैरेज का रास्ता ब्लॉक कर दिया, मगर जिनवी ने देखा कि कैरेज तो खाली है, यानी कि शिमू ने उसे चकमा दे दिया, तो वो सारा गुस्सा अपने ही साथियों पर उतारने लगा। वो कह रहा था कि जल्दी से उस शिमू की तलाश करो, अगर तुम नाकाम हो गए तो मैं तुम सभी को सैक्रिफाइस करके अपने बेटे के सामने ऑफर करूंगा। जिसके बाद जिनवी दोबारा से पीछे की तरफ मुड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ शिमू ने देखा कि उसके एरोस तो खत्म हो गए, तो फटाफट से अपनी सन एंड मून सोर्ड को निकालते हुए इन लोगों का मुकाबला करने लगा। वेल शिमू की तलवारबाजी इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि उन असासिन्स की उसके सामने एक न चली। उसने अपने कूल अंदाज में इन असासिन्स को बड़ी भयानक मौत देना शुरू कर दिया और बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर शिमू ने उन सभी का काम तमाम कर दिया था। मगर उतने में ही शिमू पर बहुत ही खतरनाक एनर्जी से अटैक होना शुरू हो गए, जिसे वो अपनी तलवार की मदद से काउंटर करने लगता है। हालांकि वो एनर्जी इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग थी कि उसने शिमू को
काफी पीछे ढकेल दिया। शिमू को भी समझ नहीं आ रहा था कि इतना पावरफुल अटैक किसने किया होगा। साथ ही उसने देखा कि उसके सामने ढेर सारा स्मोक फैल चुका है और फिर उस स्मोक के छटते साथ ही शिमू देख पाता है कि यहाँ पर उसका दुश्मन वुटांग उसके सामने आ चुका है। वेल पहला तो वुटांग ने शिमू को खत्म करने के लिए अपने साथ ढेर सारे असासिन्स लाए थे, मगर वो सब के सब शिमू के हाथों बलि चढ़ गए और अब बस वुटांग बचा है और ये बंदा वाकई काफी ज्यादा पावरफुल था। शिमू तुरंत ही उसे ताना मारते हुए कहने लगा कि चालबाजी और झूठ फैलाना तो कोई वो फैमिली से सीखे। तुमने सिर्फ मेरी स्पिरिचुअल पावर को एग्जॉस्ट करने के लिए अपनी इन असासिन्स का इस्तेमाल किया ताकि जब मैं उनके साथ फाइट करके पूरी तरह से कमजोर पड़ जाऊं तब तुम उसी मौके का फायदा उठा सको। हालांकि वुटांग को शिमू के तानों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये बंदा पहले से ही बेशरम था। वो शिमू से कहने लगा कि तुम्हारे पास ये सबसे पावरफुल 7 स्टो हेवी एरो है। इस एरो एंड बो का एक ही अटैक किसी भी पोस्ट हेवन वाले बंदे को भी आसानी से मार सकता। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे पास इतना स्पेशल ट्रेजर कहाँ से आ गया। चलो ये तो अच्छा हुआ कि तुमने अपने सारे एरोज मेरे पालतू कुत्तों पर इस्तेमाल कर दिए। अब तो मेरा मुकाबला करने के लिए तुम्हारे पास कोई एरो मौजूद नहीं। और रही बात तुम्हारी विंड चेजिंग ब्लेड टेक्निक की, तो वो भी इतनी स्पेशल नहीं है। हाँ, अगर तुम हायर लेवल के कल्टीवेटर होते तो शायद उस टेक्निक का यूज करके तुम मेरे लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते थे, मगर तुम तो 2 कौड़ी के मार्शल आर्टिस्ट हो। भला तुम इस मास्टर वू का क्या ही बिगाड़ लोगे। तो चलो फिर अब मेरे हाथों मरने के लिए तैयार हो जाओ। आज मैं तुझे कुत्ते की मौत देने वाला हूँ और उसके बाद जोंग फैमिली का सीक्रेट मैनुअल हमारा हो जाएगा। और रही बात उस बदतमीज लड़की की, तो मेरा बेटा हुआ उसे काफी अच्छे से सबक सिखाएगा। उसकी तो ऐसी हालत होगी कि वो खुद को ही कोसने लगेगी कि वो पैदा ही क्यों हुई थी। बच्चे, मेरी वो फैमिली से पंगे लेकर तूने सबसे बड़ी गलती की है, तो अब इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।